दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टांडा नगर पालिका के वर्तमान समय में जो इसके चेयरमैन थी रेहाना साहिबा का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल के बाद यहाँ पे कि टांडा नगर पालिका की अध्यक्ष मतलब कि चेयरमैन की जो कुर्सी खाली हो चुकी है, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन होना अर्थात कि कहने का मतलब उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर टांडा में तमाम तरह की सरगर्मियाँ होने लगी हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। बहुत सारे लोग अज़रा सुल्ताना का नाम एक बार फिर ले रहे हैं। तो आप सभी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब 1992 74वें संविधान संशोधन करके नगरीय निकाय के बेहतर के लिए एक नया संविधान संशोधन किया जाता है, 1995 में लागू होता है। और उस संविधान संशोधन के द्वारा उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। कहने का मतलब ओबीसी के नाम पर आरक्षण, कि एससी के नाम पे आरक्षण, सामान्य के नाम पे आरक्षण, महिला के नाम पर आरक्षण। उसी दरमियान क्या होता है कि 1995 में 74वें संविधान संशोधन के ज़रिए टांडा में भी वो आरक्षण लागू होता है और टांडा नगर पालिका 1995 में पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती है। तो 1995 में जब आरक्षण होता है तो अज़रा सुल्ताना वहाँ से जीत कर आती हैं और टांडा में पहली महिला चेयरमैन के रूप में सामने आती हैं। तो इस बार जो 2000 फिर जब यहाँ पे टांडा नगर पालिका में बाईपोल होना है कि उपचुनाव होना है, लोग फिर एक कयास लगा रहे हैं कि कौन आएगा। बहुत सारे लोग नाम ले रहे हैं कि अज़रा सुल्ताना का नाम ले रहे हैं। वो इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि जल्दी ही 1-2 महीने पहले कि अज़रा सुल्ताना ने सपा को ज्वाइन किया है। तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उनकी एक सोच ये है कि जब इतनी मतलब कि उन्होंने सपा को ज्वाइन किया, इसका मतलब उनको दोबारा 4 महीने का चुनाव लड़ने में उनका मूड है। इसी के सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं कि क्या आप इस बाई इलेक्शन में चुनाव आगे कि लड़ेंगी। तो हम इस पर तमाम तरह के मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले कि मैडम आपका कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में मैं और मेरी टीम आपको स्वागत करती है। तकमील का बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम। एक्चुअली मैं जब समाजवादी ज्वाइन की थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इलेक्शन हो जाएंगे। वो तो वेरी सैड टू से कि रेहाना साहिबा का इंतकाल हो गया, अनटाइमली इंतकाल हो गया और ये सीट खाली हो गई बाई इलेक्शन के लिए। और बाई इलेक्शन लड़ने का मौका मुझे मिल रहा है और वो भी समाजवादी के झंडे तले। और मैं इस बात से खुश हूँ कि एक बार और सबकी आप लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका दिया जा रहा है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे जीत जाती हैं तो यहाँ पे टांडा नगर पालिका क्षेत्र में हाउस टैक्स को लेकर आम जनता में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। यदि आप जीत के आती हैं तो इस दिशा में आप कौन सा कार्य करेंगे जिससे हाउस टैक्स के लोगों को राहत मिल सके। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हाउस टैक्स तो लगा लेकिन वो मानक के हिसाब से नहीं है। वो अलल टप हो गया विदाउट प्रॉपर सर्वे और वो लागू कर दिया गया। अंधाधुंध लगता है कि ऑल ऑफ ए सडन अचानक से जैसे हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया हो, अचानक हमारे ऊपर थोप दिया गया हो, जबकि वो बड़े प्लान वे में होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देगी, सुविधाएं देगी तो हमें टैक्स देने में कोई वो नहीं है, लेकिन टैक्स एक उसका मानक होना चाहिए। एक गरीब आदमी अपने जेवर बेच के, अपना घर बेच के, अपने बकरी, अपने जानवर बेच के अगर टैक्स पे करेगा तो इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हैसियत के हिसाब से टैक्स इम्पोज़ किया जाए। एक कमरे वाले में इतना टैक्स कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी, मुझे ज़िम्मा मिलेगा ये तो मैं ये कोशिश करूँगी कि टैक्स जो इम्पोज़ हुआ है, जो आयद हुआ है हम लोगों पर, वो कम से कम मिनिमम करवा दिया जाए ताकि किसी पे बोझ ना लगे वो, क्योंकि टैक्स होता है सुविधाएं देने के लिए और हमारी जनता को उतनी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो ये आप एक बहुत ज़्यादा और यहाँ पर समस्या है स्लाटर हाउस को लेकर। पिछले 3 चेयरमैन जो हुए हैं यहाँ के अध्यक्ष हुए हैं वो समाजवादी विचारधारा के हुए हैं। उसमें से 2 चेयरमैन समाजवादी सिंबल से आए हैं, लेकिन एक जो आए हैं समाजवादी विचारधारा को लेकर आए हैं। उन लोगों ने स्लाटर हाउस को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा जो एक समुदाय है जो जिसकी रोजी रोटी हुआ करती थी वो बहुत ही परेशान है। अक्सर ये होता है कि उस
कुर्सी के नाम पर कि ये उनको प्रशासन लगातार उनको परेशान करता है। जितने भी लोग हैं इस काम में पहले लगे हुए थे उनके खिलाफ डेली FIR होती है। हाँ, कोई ना कोई उसको कि किसी ना किसी को उठाकर जेल में भेज दे रहे हैं। तो क्या आप आएंगे तो इस स्लॉटर हाउस के नॉर्म्स को उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे? क्या ये नगर पालिका के द्वारा संभव है? क्यों नहीं, बिल्कुल है तकमील साहब। ऐसा है, मुझे अफसोस ये होता है कि जो हम लोगों को खाने के ये खाद्य पदार्थ है खाने का, और किसी की जैसे आपने बताया कि रोज़ी रोटी का सवाल है। एक पूरा एक मुआशरा जो सिर्फ इसी पे निर्भर था, जो अपने रोज़ी रोटी इसी से चलाता था, वो बेचारा चोरी छुपे अपना काम चला रहा है। तो ये काम चलाना नहीं है, ज़िंदगी को गुजारना है, बच्चों को पालना है, अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारनी है। तो उनको भी अपना रोज़गार चाहिए और उसके लिए एक प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए थे। मेरे वक्त में जब मैं यहाँ पे चेयरपर्सन थी तो मुझे ये सब दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि तब एक तो हमारे शहर की इतनी आबादी भी नहीं थी, जगह काफ़ी थी और नॉर्म्स में तब भी नहीं था, लेकिन फिर भी इंतज़ाम हो जाते थे, हम अपने तौर पे इंतज़ाम कर लेते थे। लेकिन मैंने अभी देखा है वेस्टर्न यूपी में, यानी कि पश्चिमी यूपी में बड़े लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ स्लॉटर हाउस बने। जो मेरी ख्वाहिश है कि जब मुझे ये मौका मिलेगा चेयरमैन बनने का, तो मैं वो उसी तरह के उसी तर्ज पे स्लॉटर हाउस बनवाऊंगी। और जिनकी रोज़ी रोटी छिन गई है, जो बेचारे चोरी से करते हैं और सज़ा भी पाते हैं, मैं उनके साथ मेरी हमदर्दी है। और इंशाल्लाह मैं अगर आऊँगी, इस कुर्सी को संभालूंगी, तो सबसे पहले ये 2-3 काम करने हैं मुझे। एजुकेशन का करना है, टैक्स कम करवाना है, और स्लॉटर हाउस का मॉडर्नाइज करना है तरीक़े से, जैसे और जगह होता है जहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट्स लगे हैं, गोश्त ये सब चीज़ें जो इनके आलाइश होती है वो सब अलग हो जाती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि मक्खियाँ भी निकली हैं या गंदगी है, तो हर चीज़ का वो सीवेज सिस्टम वगैरह हो जाता है। और बड़ी आराम से जो है स्लॉटर हाउस को हम कायम रख सकते हैं, अगर वो मॉडर्न फैसिलिटीज़, नए उपकरण हमारे पास होंगे तो इसका मतलब ये माना जाए कि यदि आप जीतती हैं, मतलब कि जातीय नगर पालिका, तो ये कि जो समुदाय परेशान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर स्थिति में पा सकता है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये आपके था कि तो अगर आप, तो ये हम 2 मुद्दे बहुत थे, फिर यहाँ के टांडा की सड़कें नहीं सही हैं, इसमें क्या है, फिर यहाँ के क्या कि जो टांडा नगर पालिका के अकॉर्डिंग कुछ स्कूल पहले थे कि अगर वो चाहते हैं तो चल सकता है, जिससे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए। देखिए, एजुकेशन की जहाँ तक बात है, मैं तो कोशा रहती हूँ हमेशा, पर्सनल तौर पे भी बच्चों को अभी भी एडवाइस करती रहती हूँ। इतने साल हो गए हैं, बीच में मैं चेयरपर्सन भी नहीं रही, इसके बावजूद मैं समाज सेवा के तौर पे इसको लिया है। किसी को बच्चे को हॉस्टल चाहिए या एजुकेशन में कोई मेरी मदद चाहिए, तो मैं हमेशा 24 घंटे हाजिर हूँ। कोई एडवाइस चाहिए या कोई किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आई एम ऑलवेज़ हियर। बात यह है कि जैसे दिल्ली में देखा होगा आपने, जब से वो सरकार वहाँ बदली है, आप सरकार आई है, वहाँ पे मॉडर्न स्कूल हो गए हैं, जैसे कि पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसी तर्ज पे वहाँ पे बन गए। स्विमिंग पूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मेन चीज़ है माध्यम, जिस माध्यम इंग्लिश मीडियम से क्या मुराद है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम हिंदी से हम बाहर बच्चों को नहीं भेज सकते, या उर्दू खाली पढ़ के नहीं बच्चे अपनी तरक्की की राहें नहीं चुन सकते। उसके लिए हमें ज़रूरी है एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका चुनाव करना। तो हम ऐसे स्कूल उनको बुनियादी शिक्षा में क्यों ना दें। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो नगर पालिका में पहले स्कूल हुआ करते थे, जिनको खदियावा और टाट पट्टी वाले स्कूल कहते हैं, वो मतलब स्कूल को अच्छे नामों से पुकारना है, क्योंकि स्कूल एक दरसगाह है एजुकेशन देने का, आपको कुछ सिखाने का एक मौका मिलता है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है स्कूल को इस तरह के अजीब बदनुमा से नाम दिए जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि उनको अच्छे नाम से नवाजा जाए और बच्चे एक अपना एक मेंटल लेवल लेके चलें, दीनी दुनियावी हर तरह की तालीम लेके चलें, मॉरल एजुकेशन लें, कैसे बड़ों की इज़्ज़त होती है, कैसे समाज को सुधारा जा सकता है, कैसे हम काम आ सकते हैं समाज के लिए। हमारे समाज क्या कर रहे हैं हम ये तो जानते हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपको उनको बच्चों को फैसिलिटी देनी होगी, अच्छा स्टाफ, अच्छी फैकल्टी देनी होगी, अच्छी बिल्डिंग देनी होगी, अच्छा उनको इक्विपमेंट देने होंगे, साइंस के उपकरण देने होंगे, साइंस लैब बनानी होगी, लाइब्रेरी देनी होगी। यू हैव टू गिव ऑल द फैसिलिटीज़ जो स्कूल में चाहिए। हमें फैसिलिटी, एक खुला एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए, वो सब हमें स्कूल में
मुहैया करना है। तो उसके लिए ये जो आपने अब कहा समाजवादी के बहुत आए, समाजवादी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, तभी मैं कोशिश थी, तभी मैं चाह रही थी कि मैं ज्वाइन कर लूँ। और मैंने ये दिन नसीब हुआ कि मैंने समाजवादी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे इसकी विचारधारा पसंद है। और अगर कोई पर्सनल तौर पे काम नहीं करता है तो ये पार्टी का कसूर नहीं है, ये उस शख्स वाहिद का कसूर है, ये उस शख्स का, उस आदमी का व्यक्तिगत वो कसूर है जो काम नहीं कर पाया। उसको मौका मिला और काम नहीं कर पाया तो उसकी कमी है, ना कि पार्टी की। और यहाँ पे ये देखा कि आज जब 1995 में पहली बार आप जीत के आती हैं, आज से लेकर 26 साल का वक्फा बीच में गया है। तो लगातार टांडा के पॉल्यूशन, मतलब कि जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जब कि आपकी यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी तो तमाम तरह के मतलब कि यहाँ के प्रदूषण भी मतलब कि निकलेंगे। तो और जो यहाँ का सीवेज सिस्टम है, किस तरीके से आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कि कोई गंदगी ना रहने पाए। देखिए, नंबर 1 पे तो जब ये स्लॉटर हाउस की आपने बात की, तो स्लॉटर हाउस तो मेन है, क्योंकि वो स्लॉटर हाउस में जब आपके पास अच्छा प्लांट होगा, उसके सब निकासी का रास्ता साफ़ होगा, अच्छे से उस इक्विपमेंट होगा, इक्विप्ड होगा, पूरा अच्छे से उपकरण होंगे, तो वो सफाई तो हो गई। लेकिन हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है। सीवरेज सिस्टम के लिए हमको ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए। जब बारिश होती है तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ घर कर लेती हैं, उसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं होता। जब हमारे सर पे बिल्कुल मानसून आ जाता है तब हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ हो रहा है। ये दिक्कत खाली टांडा में नहीं है। मैं क्या तो कहूँगी, टांडा में नदी है तो फिर भी बेटर है कि पानी चला जाता है, लेकिन यहाँ सीवेज सिस्टम जो है, हमारे जो नालों का जो सिस्टम है, वो बहुत ही गलत है। वो पॉल्यूशन उसको बढ़ाता है और नई नई बीमारियाँ आप देखते होंगे, बरसात के आसपास डेंगू भी आ जाता है, और एक तो खुदा बचाइए कोरोना से। तो ये तरह तरह की जो गंदगी से बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, और ये सर्दी ज़ुकाम है, ये सॉर्ट ऑफ दैट ओनली, उसी का एक्सटेंडेड रूप है। मैं कहती हूँ सर्दी ज़ुकाम बुखार का जो विभिन्न बीमारियाँ हो रही हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले तो सफाई रखना। और सफाई तो रखेंगे ही, इंसान अपने घर की सफाई कर लेता है, लेकिन घर के साथ दर की सफाई भी करें, सड़क की भी सफाई रखें। और सीवेज सिस्टम के लिए मेरी कोशिश ये होगी, अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाअल्लाह, कि सीवेज सिस्टम यहाँ का बिल्कुल मॉडर्नाइज़ किया जाए, नए तरीक़े से इसको फिर से दोबारा से एक बार सोच के इसको चेंज किया जाए कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। और एजुकेशन पे तो आपको मालूम ही है, स्कूलों का तो ये हाल जो बुरा है उनको सही करना है। और ये लीजिएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से कि भूतपूर्व नगर अध्यक्ष टांडा की तमाम तरह के मुद्दों को इन्होंने बहुत बेबाकी से वहाँ के अपनी देखिए आंसर करने की कोशिश की है और उन्होंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ इंटरप्ट, सॉरी टू से एक चीज़ रह गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़। एक ज़माने में यहाँ डॉक्टर्स हुआ करते थे, एक वेटरनरी जिसे कहते हैं जानवरों का डॉक्टर, और एक इंसानों का डॉक्टर, जो मस्ट है यहाँ पे, और नगर पालिका के अंडर आते थे। जैसे स्कूल आते हैं, पाठशालाएँ, प्राथमिक पाठशालाएँ आती हैं, इसी तरह से एक डॉक्टर और एक वेटरनरी डॉक्टर, दो तरह के, एक इंसानों के और एक जानवरों के वेटरनरी डॉक्टर, तो दो की फैसिलिटी थी जो अब फरामोश कर दी गई है। किसी भी रिजीम में मैंने नहीं देखा मेरे बाद कि वो डॉक्टर्स का इंतज़ाम हो। वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक जो उपचार होना चाहिए वो भी नहीं फैसिलिटी है, वो बेहद ज़रूरी है। मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि इंसान अपनी कोशिशों से ठीक रह सके, और डॉक्टर और उनका इंतज़ाम हो, और बाकायदा जो अस्पताल हैं उनका, हमारे यहाँ अस्पतालों की बिल्डिंगें तो माशाल्लाह बन गई हैं, लेकिन उनमें अच्छे डॉक्टर्स को लाना बहुत लाजमी है, और ऐसा इंतज़ाम हम सोचते हैं सरकार की तरफ से हो जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से कि मैडम ने तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए। जो इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि टांडा के सीवर सिस्टम के बारे में बात किया है, टांडा के एजुकेशन के बारे में बात किया, टांडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में बात किया है। ये 3 मुद्दे ऐसे थे जो लगातार 15 साल से किसी भी नगर पालिका के चुनाव में नहीं उठे हैं। ये पहला वाहिद ऐसा चुनाव होगा अगर पार्टिसिपेट करते हैं इस चुनाव में, तो आपको एक नए मुद्दे मिलेंगे, और नए मुद्दे के साथ साथ अगर आप आप जीतते हैं तो बेहतर कुछ टांडा को मिलने की उम्मीद हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तरह की ये फैसिलिटी टांडा के वासियों को, नगर वासियों को मिल सके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा इस सेगमेंट में। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। आपको जाने से पहले कहता हूँ हमारा चैनल जो है बद इंटांडा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।